गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रीजनिंग के इस क्लास में अर्थात हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के पार्ट थर्ड में आज मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा एक व्यक्ति की आईक्यू को किस प्रकार मेजर किया जाता है, किस प्रकार मापा जाता है, आईक्यू क्या होती है, उसकी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के पार्ट 2 में जाते जाते ये चर्चा की थी कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे आईक्यू की पर चर्चा करेंगे। हम ये आज जानना चाहेंगे कि आईक्यू होती क्या है। आईक्यू, मेरा आज का जो फोकस है वो आईक्यू पर है कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू, क्यू आईक्यू का अभिप्राय इंटेलिजेंस कोसेंट। आईक्यू को इंटेलिजेंस कोसेंट इंटेलिजेंस कोसेंट, QUOTIENT, इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं। इसका अभिप्राय है बुद्धि लब्धि, किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता, किसी व्यक्ति की तार्किक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को ही आईक्यू कहते हैं। आज हमारा परिचर्चा का विषय है कि आईक्यू क्या होता है, आईक्यू को किस प्रकार से हम निकालते हैं। हाउ वी मेजर द आईक्यू ऑफ अ पर्सन। क्या किसी व्यक्ति के आईक्यू को मेजर किया जा सकता है, किस प्रकार से, कौन से सूत्र, कौन से फॉर्मूला के माध्यम से आईक्यू को मेजर किया जाता है। जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा कि समय के साथ साथ विकास का क्रम, रीजनिंग के विकास का क्रम निरंतर जारी है। उस वक्त भी जारी रहा था, आज भी जारी है। हम बताना चाहेंगे कि बिनेट एंड सिमोंस साहब ने, ये साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता का अवलोकन किस प्रकार से किया जाता है, इस हेतु एक टेस्ट प्रारूप तैयार किया था, जिसमें समय समय पे संशोधन किए गए, संशोधन होते रहे। और इसी कड़ी में, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक नाम इस कड़ी में एक साइकोलॉजिस्ट का नाम आया, सामने आया, जिनके बारे में मैंने पहले भी परिचर्चा की है। उनका नाम था एलएम टर्मन, जो कि अमेरिकन थे। हम बताते चलें
कि एलन टर्मन साहब ने अपने सहयोगी के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को मेजर करने हेतु, एक्सप्रेस करने हेतु एक गणितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से आईक्यू को मेजर किया जा सकता है। उन्होंने आईक्यू को मेजर करने हेतु एक जो है फॉर्मूला डेवलप किया। हम चलते हैं, देखते हैं कि उनका फॉर्मूला क्या है। कि उन्होंने कहने का अभिप्राय है कि आईक्यू को मेजरमेंट की जो तकनीक, मैथमेटिकली मेजरमेंट की जो तकनीक का जिन्होंने विकास किया, उनका नाम एमएल टर्मन था। एमएल टर्मन साहब ने 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने सहयोगी के साथ मिलकर आईक्यू को मेजर करने की एक गणितीय सूत्र का प्रतिपादन किया, एक गणितीय फॉर्मूला का प्रतिपादन किया कि किस प्रकार से आईक्यू को मेजर किया जाता है। चलिए हम उस फॉर्मूला से आपको अवगत कराते हैं। देखें, हम लिख सकते हैं आईक्यू बराबर MA इंटू 100 बाई CA। आप सोच रहे होंगे कि ये IQ, ये MA, ये 100 या CA, ये क्या है भाई? नहीं, कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि ये मास्टर ऑफ आर्ट्स है क्या, ये चार्टर्ड अकाउंट है क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि या ना तो MA का अभिप्राय मास्टर ऑफ आर्ट्स है और ना ही CA का अभिप्राय चार्टर्ड अकाउंट है। ये सारी टर्मिनोलॉजी को मैं डील करूँगा, सारे टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करूँगा कि इसका अभिप्राय क्या होता है। तो चले, सबसे पहले हमने तो आपको बताया ही कि IQ का अभिप्राय क्या होता है। IQ को हम लोग समझ रहे हैं। तो IQ का अभिप्राय होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। जैसा कि आप जानते हैं क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? भागफल। नहीं, तो इसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। आपके बुद्धि का प्राप्तांक कितना हुआ, उसी को बुद्धि लब्धि कहते हैं, IQ। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये MA का अभिप्राय क्या है। तो हम बताना चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण के आधार पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर MA का अभिप्राय होता है मेंटल एज सबसे पहले, और CA का अभिप्राय होता है क्रॉनिकल एज। सबसे पहले हम लोग एज की पर चर्चा करते हैं कि एज आखिर क्या होता है। एज का अभिप्राय होता है आयु, उम्र। नहीं, आप लोग कहते हैं वो 20 वर्ष का है, वो 5 वर्ष का है, वो 10 वर्ष का है। जो हम एक जो है एज को डिफरेंट टाइप से एक आंकिक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सवाल होता है कि एज है क्या, व्हाट इज एज। अगर एज के बारे में कहा जाए कि एज क्या है, तो अगर एज को डिफाइन करने की बात की जाए तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि द पास्ट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट इज कॉल्ड एज। कहने का अभिप्राय है जन्म से वर्तमान तक की बीती हुई अवधि को आयु कहते हैं। सिंपल है, द पास्ट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं? द पास्ट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट इज कॉल्ड एज। जन्म से वर्तमान तक की बीती हुई अवधि को, देखिए यहाँ पे
एज का अभिप्राय क्या है? द पास्ट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट इज कॉल्ड एज। जन्म से वर्तमान तक की बीती हुई अवधि को आयु कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए, आप तो जानते हैं कि मेरी उम्र 20 साल है, उसकी उम्र 25 साल है, ऐसे करके राम की उम्र 25 साल है, श्याम की उम्र 18 साल है। आज तक तो आपने ये जाना इसके बारे में। हम यदि पूछे कितने प्रकार की आयु होती है तो आप बोलेंगे कि आयु तो इतनी होती है, मेरी उम्र 20 साल है, मेरा एक ही प्रकार की जान रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण पर अगर दृष्टिकोण से अगर विचार करें, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल व्यू, एवरी पर्सन हैज देयर टू टाइप्स ऑफ एज। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर विचार किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रकार की आयु होती है। क्या होती है? एवरी पर्सन हैज देयर टू टाइप्स ऑफ एज। दो प्रकार की आयु होती है। कौन कौन सा? तो पहला मेंटल एज और दूसरा क्रॉनिकल एज। इतना तो आप समझ गए। अब ये हमको समझाना है कि जो दो प्रकार की आयु को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज, आखिर मेंटल एज और क्रॉनिकल एज क्या होता है? आपके दिमाग में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेंटल एज और क्रॉनिकल एज होता क्या है। तो चले, मैं उस शंका को भी दूर करना चाहता हूँ, उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ओके, तो मैं जरा इसे हटा रहा हूँ। यहाँ मैं पहले टॉपिक्स को फिर से एक बार मेंशन कर देना चाहता हूँ कि हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं। IQ बराबर MA इंटू 100 बाय C। तो अब हम आपसे MA CA का अभिप्राय क्या होता है उसके स्पष्टीकरण पर अब पर चर्चा करेंगे, उसके स्पष्टीकरण की पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि CA का अभिप्राय होता है क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से CA को क्रॉनिकल एज कहते हैं। क्रॉनिकल एज जिसे कि आप प्रॉपर एज कहते हैं। सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो आप कहते हैं कि उसकी उम्र 18 साल है, उसकी उम्र 15 साल है, आप जिस एज के बारे में जानते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उसी एज को क्रॉनिकल एज कहा जाता है। दैट इज द प्रॉपर एज। ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि आखिर ये MA क्या है। इस MA के बारे में जब परिचर्चा करते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि MA का अभिप्राय क्या होता है। तो MA का अभिप्राय है मेंटल एज। ये तो आपने समझ लिया कि जिसको वास्तविक आयु कहते हैं, क्रॉनिकल एज उसी को कहा जाता है। कहने का अर्थ कि जन्म से वर्तमान तक की बीती हुई अवधि को आयु कहते हैं। जिस एज के बारे में आप जानते हैं उसी एज को क्रॉनिकल एज कहा जाता है, CA कहा जाता है। और ये MA का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है मेंटल एज, मानसिक आयु। इसका अभिप्राय है मानसिक आयु। मानसिक आयु।
अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इस मानसिक आयु को कैसे डिफाइन किया जाए, इसको कैसे परिभाषित किया जाए, इसको आखिर कैसे निकाला जाता है, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है। मेंटल एज होता क्या है? प्रॉपर एज के बारे में तो आपने जाना, क्रॉनिकल एज के बारे में तो आपने जाना कि द पास्ट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट इज कॉल्ड देयर प्रॉपर एज, और क्रॉनिकल एज जन्म से वर्तमान तक की बीती हुई अवधि को हम आयु कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन सवाल है कि ये मेंटल एज क्या है, ये मानसिक आयु क्या है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन करें। तो हम बताना चाहेंगे कि मेंटल एज को कुछ इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप इज कॉल्ड देयर मेंटल एज। वर्क डन efficiency of a person of a particular age group is called their mental age। किसी विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चे की कार्य क्षमता के आधार पर, मेरे कहने का अभिप्राय है मेंटल एज डिटरमाइंड बाय वर्क डन एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। अगर सिंपल वे पे कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि मेंटल एज डिटरमाइंड बाय वर्क डन efficiency of a person। It means mental age depend on your work done efficiency। मानसिक आयु आपके कार्य क्षमता के आधार पर निर्धारित होता है, आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। मेंटल एज डिटरमाइंड बाय वर्क डन एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। व्यक्ति विशेष के कार्य क्षमता के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। समझ रहे ना? आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि आखिर क्या, कैसे इसको समझा जाए। तो आइए हम थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल्स में डालते हैं, एक उदाहरण के थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसको क्लियर, इसके स्पष्टीकरण को और क्लियर करना चाहते हैं और इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। इसको देखिए, हम इसको फिलहाल हटा देना चाहते हैं। ठीक, मेंटल एज को समझिए थोड़ा सा, इसके हम कुछ उदाहरण के साथ आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के द्वारा इसका स्पष्टीकरण का प्रयास करेंगे कि मेंटल एज को किस प्रकार से समझा जाए। तो इसको हम दो रूपों में समझने का प्रयास करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ इस प्रकार से समझे, इफ a 5-year child capable to do this work equivalent of 7-year child या 10-year child। यदि कोई 5 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष के बच्चे के समतुल्य कार्य निष्पादित करने की क्षमता रखता है, तो आप लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई 6ठा-7वां का बच्चा है, चौथा का बच्चा है, और वो 10वां क्लास के मैथमेटिक्स को बना देता है, धड़ल्ले से बना देता है, तो आप कहेंगे कि भाई इसका दिमाग तो बहुत परिपक्व है, अपने उम्र से कहीं ज्यादा ही मैच्योर्ड है। तो हाँ, आपने ये समझा कि 5वीं 6ठे क्लास का बच्चा है, लेकिन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो 10th के बच्चे बनाते हैं, उससे कहीं फास्ट बना के दिखा देता है। तो लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत तीक्ष्ण दिमाग वाला बच्चा है, बहुत तेज दिमाग है। तो उस स्थिति में मनोवैज्ञानिकों ने उसको किस प्रकार से परिभाषित किया कि नहीं, इसकी मानसिक आयु जो है या उस उम्र के बच्चे के समतुल्य है। कहने का अर्थ है, इसको इस प्रकार से समझा जाए कि कोई 5 वर्ष का बच्चा अगर 10 वर्ष के बच्चे के या 8 वर्ष के बच्चे के समतुल्य कार्य निष्पादित करता है, तो इसका अभिप्राय है कि उस व्यक्ति के, उस बच्चे की मानसिक आयु 8 साल है। उसकी वास्तविक उम्र तो 5 साल हो रही है, लेकिन
वो 8 साल के बच्चे के समतुल्य कार्य निष्पादित करता है, तो हम कहेंगे कि वास्तविक आयु तो 5 साल, लेकिन उसकी मानसिक आयु उसके कार्य क्षमता के आधार पर हम लोगों ने निर्धारित किया कि नहीं, उसकी मानसिक आयु 8 साल की है। नहीं, जैसे इफ ए 5-year child, if a 5 years child capable to do this work, equivalent of 8-year child, 8 years child. If a 5-year child capable to do this work equivalent of 8-year child, it means the mental age of that child equal to 8 years. इसका अभिप्राय है कि उस बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है। समझ गया? यदि कोई 5 वर्ष का बच्चा 8 वर्ष के बच्चे के समतुल्य कार्य निष्पादित करता है, जो कार्य 8 साल के बच्चे को करना चाहिए वो अगर 5 साल का ही बच्चा करके दिखा देता है, उसके बराबर कार्य करके दिखा देता है, तो हम कहेंगे उस बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है। दैट इज द मेंटल एज ऑफ दैट चाइल्ड इज 8 ईयर। यह सिंपल समझिए। तो इस प्रकार से तो आपने समझा। इसी के वाइस वर्सा पर अब हम गौर करें, इसके दूसरे दृष्टिकोण पर अब विचार करते हैं। ये तो आपने देखा कि भाई बच्चे की उम्र तो 5 साल है और 8 साल के बच्चे के बराबर वो वर्क करता है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, बड़ा तेज बच्चा है, बहुत तेज दिमाग वाला बच्चा है। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 साल हो जाती है, 12 साल हो जाती है, 15 साल हो जाती है, लेकिन उसकी सारी गतिविधि 15 साल के बच्चे हैं, लेकिन 15 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन सारी गतिविधि वो ऐसा करता है जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा करता है। तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि शायद ये मानसिक दृष्टिकोण से मैच्योर्ड नहीं हुआ है, मानसिक दृष्टिकोण से ये परिपक्व नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि ये बुड़बक है, ये डल है, या फीपल है, दुर्बल बुद्धि है, हीन बुद्धि है, मंद बुद्धि जिसे कहते हैं। नहीं कि उम्र तो 15 साल हो चुकी है, सारी एक्टिविटी वो करता है 8 साल के बच्चे के समतुल्य। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मानसिक दृष्टिकोण से पूर्णतः परिपक्व नहीं होते हैं। तो इसी को अगर वाइस वर्सा हम लोग कहें, दूसरा दृष्टिकोण इसका देखा जाए कि इफ ए समझ कीजिए कि 9 ईयर चाइल्ड, इफ अ 9 ईयर चाइल्ड capable to do this work, equivalent of 5-year child, equivalent of up to 5-year child, equivalent of up to 5-year child. If a 9-year child capable to do this work equivalent of up to 5-year child, it means the mental age of that child is equal to
कितना ईयर? 5 ईयर। हम उस जगह पे क्या कहेंगे कि 5 ईयर्स। नहीं, यदि कोई 9 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष के बच्चे तक के ही उम्र के बराबर ही कार्य निष्पादित करने की क्षमता रखता है, तो उस स्थिति में क्या कहेंगे कि उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वह कितने वर्ष की हो गई? तो 5 साल। तो आपने समझा कि मेंटल एज को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि MA CA इन दोनों पहलू को तो मैंने डिफाइन कर दिया, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर ये 100 क्या होता है भाई? ये 100 क्या है? क्योंकि यहाँ तो 100 भी लिखा हुआ है। तो आप लोग देखे होंगे कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रश्नों में हम लोग समय समय पे माना कि 100 एक सपोज कर देते हैं कि माना कि 100, माना कि तमाम व्यक्ति की मासिक जो है आय 100 रुपया, ऐसा करके बहुत सारे प्रॉब्लम में आप लोग मैथमेटिक्स में बनाते हैं। तो वहाँ पे टर्मन साहब ने, हम चर्चा कर रहे हैं एल एम टर्मन साहब ने ही इसे प्रतिपादित किया था। इस प्रकार के मैथमेटिकल फॉर्मूला को किसी व्यक्ति के IQ को मेजर करने हेतु 1916 में, जैसा कि हमने बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने सहयोगी के साथ मिलकर इन्होंने बिनेट एंड सिमोन स्केल को और विकसित किया और उस पर रिवीजन किया, उस पर संशोधन किया, और उसी कड़ी में उन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया था कि IQ को किस प्रकार से मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए, गणितीय दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। तो उस वक्त उन्होंने 100 को, जिस प्रकार आज के मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में माना कि 100 कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 100 का उन्होंने 100 का जो प्रयोग किया, तो किस उद्देश्य से किया था, किस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया था। तो 100 के बारे में अब हम चलते हैं। 100 का यहाँ पे अभिप्राय उन्होंने जो डिफाइन किया था कि द एवरेज IQ ऑफ ए पर्टिकुलर एज ग्रुप चाइल्ड, माना कि तमाम 10 साल के बच्चे की औसत IQ 100 है। 100 का क्या मतलब किया? द एवरेज IQ ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर एज कर दीजिए, पर्टिकुलर एज, द एवरेज IQ ऑफ ए पर्टिकुलर एज ग्रुप चाइल्ड, पर्टिकुलर एज ग्रुप चाइल्ड। कहने का अभिप्राय है कि एक पर्टिकुलर एज के बच्चों की औसत IQ माना कि 100, यह उन्होंने इसको माना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सवाल उत्पन्न ये होता है कि हम IQ को क्या मेजर करके आपके सामने जो है इसके मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को दर्शा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये कैलकुलेट करके आपको दिखाएं, एक उदाहरण प्रस्तुत करें? तो यहाँ पे देखिए, हमें आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं व्यक्ति विशेष की, कि उसकी IQ क्या है। उसके बाद हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन एंड देयर मेंटल एज, देयर IQ मेंटल एज नॉट IQ, किस प्रकार से IQ को डिफाइन किया जाता है उसको हम दर्शाएंगे। सबसे पहले एक उदाहरण एक के सामने हम एक लाते हैं उदाहरण एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसका नाम है अवतार तुलसी। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, अवतार तुलसी।
जिसको कि हम लोग तथागत भी कहते हैं, इन्हीं का नाम तथागत है। और एट प्रेजेंट जैसा कि ये आईआईटी मुंबई में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर के रूप में प्रतिस्थापित हैं। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने कब ग्रेजुएशन किया, उस समय इसकी उम्र क्या थी, और उसके आधार पर इनके आईक्यू का मेजरमेंट करके बताएंगे। हम यह बताना चाहेंगे कि जब इनकी यहाँ पे हम आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कुछ, इसको गौर कीजिएगा। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन की उपाधि इन्होंने हासिल किया, ग्रेजुएशन, दैट इज ग्रेजुएशन किया। अपने उम्र के अगर तकाजे के आधार पर देखा जाए, अपने उम्र की सीमा की अपेक्षा आगे बढ़कर, कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि जब इनकी उम्र कितनी थी, 12 ईयर्स, 12 वर्ष, दैट इज यहाँ पे ये क्रॉनिकल एज, अवतार तुलसी की क्रॉनिकल एज 12 वर्ष, लेकिन वर्क डन एफिशिएंसी इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के लिए सिंपली जो उम्र होनी चाहिए, तो आप देखें कि मैट्रिक 14 और 2 16 और ले देकर मान के चलिए 18 19, मिनिमम भी 18 ईयर आप मानिए कि 18 ईयर्स। कहने का अभिप्राय है कि वह बच्चा जिसकी उम्र, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 12 वर्ष है और वह वर्क कितने के बराबर कर रहा है, 18 वर्ष की उम्र। 12 वर्ष में तो लोग मैट्रिक भी नहीं करते हैं, लेकिन अवतार तुलसी, जिसे हम तथागत के रूप में भी जानते हैं, इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की। दैट इज द, एक 12 वर्ष का बच्चा 18 वर्ष के बच्चे की इक्विवेलेंट काम कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इसकी मेंटल एज कितनी हो गई, 18 वर्ष। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें इसी फॉर्मूला पे डाल के, तो सिंपल है कि हम इसको अगर कैलकुलेट करें, यहाँ एम ए हमारा 18 वर्ष शो हो रहा है और सी ए 12 वर्ष शो हो रहा है। जब इसे फॉर्मुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला के में डालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 18 गुने 100 और बाई 12। तो अप्रोक्स अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये जो है 18 गुने 14 2 16, हाँ ठीक है, ये अप्रोक्स अगर कटाइएगा तो कितना चले जाता है, 18 गुने 100, 18 गुने जो है 100 बाई 12। तो इसका मतलब है कि ये अप्रोक्स, देखिए आप लोग कटाइए, देखिए कितना निकल रहा है, 18 गुने 100 भागा 12, 18 गुने 100 भागा 12, कैलकुलेट कीजिए आप लोग, कैलकुलेटर से निकालिए आप और देखिए कितना निकल रहा है, 18 गुने 100 भागा 12। देखिए कैलकुलेट करके क्या निकल रहा है रिजल्ट, 18 गुने 100 भागा 12, कितना रिजल्ट निकल रहा है, 18 गुने 100 भागा 12। देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ, 18 गुने 100 और भागा 12। तो कैलकुलेशन जो जा रहा है 18 गुने 100 1800 हो गया, और भागा कितना से हम लोग दे रहे हैं, तो 12, तो 12 डेढ़ 18। देखिए कैलकुलेशन में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 150 हो जा रहा है, ठीक, इसको हम लोग रख देते हैं क्योंकि 1800 ये हो गया, अब 12 डेढ़ 18, दैट इज द, ये कैलकुलेशन 150, दैट इज द, इसकी IQ 150 आ रही है। क्या कितनी IQ हो गई,
IQ 150 हो गई। ठीक, तो आज की परिचर्चा में हम यहाँ जो है IQ को मेजरमेंट करके हमने निकाला कि अवतार तुलसी की जो IQ है वह 150 है, और 150 जो IQ है इसको साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से ऐसे बच्चे को अलग अलग IQ के आधार पे डिफरेंट IQ वाले व्यक्ति को डिफरेंट IQ वाले बच्चे की जो है को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि डल, फीबल, नॉर्मल, सुपर, वेरी सुपर, सुपेरियर, जीनियस एंड गॉड गिफ्टेड। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ IQ, इस पर जो इनकी IQ निकल रही है, इस IQ वाले बच्चे को हम गॉड गिफ्टेड श्रेणी में, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से इन्हें गॉड गिफ्टेड श्रेणी में रखा जाता है। क्या है, ऐसे जिसकी IQ की निकलती है उन्हें गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड गिफ्टेड। ऐसे व्यक्ति दैविक शक्ति से युक्त होते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की IQ इतनी नहीं हो सकती है, ये दैविक कृपा है जिस पर, वैसे ही व्यक्ति की IQ ऐसी प्राप्त होती है। क्लियर? तो आज जो है आप ये जाना कि किस प्रकार से आप यहाँ पे गौर करें, तब तक गौर करें कि कैसे IQ को मेजरमेंट किया जा रहा है। किस प्रकार से IQ को, तो हाँ, तो आपने देखा। तो फिलहाल आज हम IQ के संदर्भ में आपसे परिचर्चा कर रहे थे, और आज इतने पे इस परिचर्चा को विराम करना चाहता हूं। कल मीन्स हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 में हम इसको कंक्लूड करेंगे, IQ को कंक्लूड कर देंगे, अर्थात इसके नेक्स्ट क्लास में IQ की परिचर्चा समाप्त होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग व्यक्ति विशेष के का वर्गीकरण करेंगे, उनके IQ के आधार पे अलग अलग व्यक्तियों का वर्गीकरण करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपने देखा कि IQ को मैंने कैसे मेजर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातों को आपने जाना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जैसे कि मैंने कहा कि उन्हें बुरा भी लग सकता हो, तो मैं चाहूँगा कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो जैसा भी लगे, आप अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर देने का प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे लेक्चर को हमेशा देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को निश्चित प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं YouTube के माध्यम से आपका समय समय पे मार्गदर्शन कर सकूं। इतना ही आज मैं कहना चाहूँगा। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सब परिवार खुश रहें। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पुनः लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आज हम एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो कि एक वैश्विक समस्या है। केवल भारतवर्ष की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। हर वो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।